हेलो बच्चों, तो आज मैं हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर लेकर के आप लोगों के समक्ष में लाया हूं। तो चलिए आज हम हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर आज शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़िए। जो भी मॉडल पेपर आप लोगों के सामने इस चैनल पर दिया जा रहा है, इस चैनल से जुड़े रहिए और इस मॉडल पेपर को पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और नोट्स का रिवीजन करते रहिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर। देखिए, तो ये हमारा हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर है। पहला प्रश्न दिया है, ये देखिए हमने बनाया है आपका ये पूरा जो है, ये पूरा मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। तो आइए देखिए, हम देखते हैं हम मॉडल पेपर में पहला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आप लोगों के जो 20 प्रश्न होंगे वो आपके बहुविकल्पीय होंगे, बाकी वर्णनात्मक होंगे। तो पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो यहां दिया है मॉडल पेपर 2 कक्षा 10 मॉडल पेपर 2। पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय, पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न दिया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं? दिया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर टिक कर लीजिए, द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है चिंतामणि, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसका टिक कर लीजिए, निबंध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गबन किसकी रचना है? गबन, तो दिया है गबन किसकी रचना है? तो ये लिख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद। फिर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि है। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहेगा। एक बच्चा हमको कमेंट बॉक्स में बताया था, मैंने एक प्रश्न समाज विज्ञान का दिया था तो हमको बताया था। इससे क्या होता, पता चलता कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, आप हमको बताइएगा। अगला प्रश्न दिया है, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? तो ये लिख लीजिए, आत्मकथा। फटाक से लिखा कीजिए। अगला प्रश्न दिया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसका टिक कर लीजिए, द्विवेदी युग। क्या लिखेंगे? द्विवेदी युग। और फिर दिया है मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। तो पहला प्रश्न एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, बाबू गुलाब राय किस युग के कवि है? तो इसका टिक कर लीजिए, द्विवेदी युग के। दूसरा दिया है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो इसका लिख लीजिए, निबंध। तीसरा दिया है गबन किसकी रचना है? तो गबन किसकी रचना है? यही दिया है, गबन किसकी रचना है? तो इसका लिख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद देख लेते हैं। दिया है नीड़ का निर्माण किसकी, नीड़ का निर्माण क्या दिया? नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? तो इसका लिख लीजिए, आत्मकथा। फिर अगला दिया प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसका लिख लीजिए, द्विवेदी युग। फिर अगला प्रश्न दिया है, मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका लिख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन। फट से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट कर लिया? तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है, 8वां प्रश्न दिया है। दिया भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिया है। सिया राम शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त। दूसरा दिया है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद,
जयशंकर प्रसाद। और चौथा आपका दिया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इसका सही ऑप्शन चुन लीजिए मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। नोट कर लीजिए खट से। अगला प्रश्न आपका दिया है, अगला प्रश्न दिया है मतीराम किस युग के कवि हैं? हाँ, एक प्रश्न और आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं, आप लोग स्वयं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। 9वां प्रश्न दिया है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, 2 प्रश्न, एक पहले और एक अभी और दे रहा हूं। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? ये आप हमको बताइएगा। 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला है सन 1843 से अब तक, सन 1843 से अब तक, अब तक यहां से लिख दे रहे हैं। दूसरा दिया है 1643 ईस्वी से 1843 तक। आइए आगे देखते हैं। ये 9वां वाला प्रश्न है, आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं। अभिषेक थोड़ी देर बैठ जाइए यहां। 9वां प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है? यह मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं। इसके पहले एक प्रश्न और मैंने दिया है, ये दोनों आप हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? दिया है मतीराम किस युग के कवि हैं, तो इसका लिख लीजिए रीतिकाल। ऑप्शन पहला सही है। मतीराम किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के ब्रजभाषी कवि हैं ये मतीराम, याद रखिएगा, ब्रजभाषी कवि हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है, दिया हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। तो हास्य रस का स्थायी भाव, शोक जो होता है वो करुण रस का होता है, रति जो होता है वो श्रृंगार रस का होता है, निर्वेद जो होता है वो शांत रस का होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। शोक होता है करुण रस का, श्रृंगार रस का होता है रति, और शांत रस का होता है निर्वेद। तो बचा कौन? ये बचा हास। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तीसरा वाला ऑप्शन चाहिए, हास। आगे देखते हैं, हमारा 12वां क्वेश्चन है, और पूछा क्या है जरा देखिए ध्यान से। 12वां क्वेश्चन है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ये हमारा दिया उदाहरण, क्या दिया है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यह उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यही हम पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है, बात याद रखिएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उपमा अलंकार दिया, उत्प्रेक्षा दिया, रूपक दिया, श्लेष अलंकार दिया है। उपमा अलंकार में तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है। रूपक में भी तुलना की जाती है, लेकिन इसमें वाचक शब्द जैसा जैसी जैसे सासी से समान नहीं आता है। और श्लेष में क्या होता है? 2 शब्द दिए रहते हैं, परंतु दोनों शब्दों के रूप अलग अलग होते हैं, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। सॉरी, श्लेष में क्या होता है? कोई एक शब्द आ जाता है, उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। मतलब श्लेष मीन्स होता है, श्लिष्ट धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है चिपका होना। अगला देखते हैं, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है?
तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो देखिए कर्षण और इसी के आगे क्या लग गया, आकर्षण, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, दो प्रकार के। एक होता है कृदंत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, और दूसरा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। ये पहला हो जाएगा, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। बात समझ में आ रहा है। आगे देख ले, पीतांबर में कौन सा समास है। तो पीतांबर में बहुव्रीहि समास है। पीला है जिसका वस्त्र, यानी ईश्वर का नाम है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। फिर दिया आंसू का तत्सम रूप, तो रोना तो क्रिया हो जाएगा, आंख भी क्या है, उसी का वो है, इसका होगा अश्रु। क्या होगा, अश्रु। यानी तत्सम क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो कहते हैं प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो आंसू का क्या होगा, अश्रु होगा। क्या होगा, अश्रु होगा। अगला दिया यण संधि का सूत्र। तो अकह सवर्ण दीर्घा जो है दीर्घ संधि का होता है। इको यणच इसका क्या होगा, इको यणच। और वृद्धिरेच जो होता है वो वृद्धि संधि का होता है। इसका सही ऑप्शन क्या सही होगा, तीसरा, इको यणच। यानी यण संधि का सूत्र क्या होगा, इको यणच। क्या होगा, इको यणच। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति हमें देखना है। तो फलस्य शब्द का वचन और विभक्ति क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। ये पहला ऑप्शन सही है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फलस्य शब्द का एक वचन एवं विभक्ति है, तो इसका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। दूसरा प्रश्न दिया है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, तो इसका लिख दीजिए प्रथम पुरुष एक वचन। क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए बेटा, अब आपका खंड बा है वर्णात्मक, खंड आ में क्या था, आपका बहुविकल्पीय था, लेकिन खंड आ क्या है, वर्णात्मक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न दिया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश दिया तो मैंने पूरा गद्यांश आपके सामने नहीं लिखा है, मैंने जो रेखांकित शब्द है वो लिखा और डैश 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 करके हमने अंतिम शब्द को लिख दिया है। तो दिया है अंडरलाइन वर्ड में शुरुआत में यही दिया है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो, समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। फिर डैश 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 दिया है और लास्ट में दिया बीरबल की ओर देखता था। अब पूछ लिया, पहला क्वेश्चन दिया है प्रस्तुत उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश आपका आया हुआ है ये मित्रता से लिया गया है। किससे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किससे, मित्रता नामक पाठ से। और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये बात याद रखिएगा। दूसरा दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब यहां दिया है, देखिए ध्यान से, दिया है यह कोई बात नहीं कि मित्रता एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही हो, समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो। मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में बताए, रेखांकित पंक्तियों में, कि मित्रता जो होती है वो जरूरी नहीं है कि एक ही स्वभाव के व्यक्तियों में हो, एक ही दो ही मतलब एक स्वभाव वाले व्यक्तियों की आपस में हो। या कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो, समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के लोगों में ही मित्रता होती है। जरूरी नहीं कि लोगों का स्वभाव एक ही हो तभी एक दूसरे से मित्रता होती है। अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग रुचि वालों में ही आपस में क्या होती है, मित्रता होती है। तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आइए आगे देखते हैं। दिया है दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए पद्यांश पर आधारित, अभी मैंने गद्यांश बताया था, अब हम पद्यांश देखते हैं बेटा। तो दिया है दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला पद्यांश दिया हुआ, चरण कमल बंदव हरिराई जाकी कृपा पंख गिरी लई हैं। उसके बाद डैश 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 दिया है, फिर दिया है, मतलब डैश 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 मतलब ये नीचे दिया हुआ है पंक्ति, हमने शॉर्टकट में लिखा है ताकि पूरा नहीं लिखा जा सकता है। जो महत्वपूर्ण हमने वही बताया। आप क्या करिएगा कि इस स्टैंजा को आप देख लीजिएगा, इस पद्यांश को। अब बहिरव सुनय गूंग पुनि बोलय रंग चलाए सिर छत्र धराई। अब दिया है फिर डैश 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 और लास्ट में हमने लिख दिया है। ये पूरा दिया हुआ लेकिन हमने काट के धीरे धीरे हमने लिखा है, थोड़ा थोड़ा हमने लिखा ताकि जो महत्वपूर्ण है वही हम बता सके, बाकी आप पुस्तक में देख लीजिए। और तिहिपाई दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है।
तो यह लिया गया है सूरदास के पद, याद रखिएगा किससे लिया गया है, सूरदास के पद से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब ये जो रेखांकित किया गया है इसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या क्या है, या तो पाठ से लिया गया सूरदास के पद से, कह रहा बहिरो सुने गूंग पुल बोले, मतलब जिस पर प्रभु का आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, जिस व्यक्ति पर, चाहे वो बहरा ही हो, वो सुनने लगता है, गूंगा क्या करने लगता है, बोलने लगता है, और रंग चला सिर छत्र धराई, और जो रंग यानी भिखारी जो होता है वह भी क्या हो जाता है, धनवान हो जाता है, सिर उठा करके आगे चलता रहता है। यानी बहिर जो बहरा होता है वो सुनने लगता है, गूंगा क्या करने लगता है, बोलने लगता है, और जो भिखारी होता है वो सिर छत्र धराई, मतलब वो धनवान हो जाता है, धनासेठ हो जाता है, धनी हो जाता है, और वो बड़े ही शान के साथ वो आगे बढ़ने लगता है। फिर दिया उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल बंदो हरिराय, देखिए डायरेक्ट कह दिया गया चरण कमल, यानी इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए गद्यांश का दिए गए गद्यांश यहां होना चाहिए था, दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। बेटा दिया है दिए गए गद्यांश का गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला नंबर, ये जो पाठ आपका लिया गया है बेटा, ये आपका वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है, वाराणसी चैप्टर से। किससे, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा क्या है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो क्या होगा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत यहां होना चाहिए था, क्या लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, संस्कृत, ठीक। तो दिया है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, संस्कृत भाषायाश केंद्र स्थलम, यानी क्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल रहा है। क्या है, ऐसा नगरी में वाराणसी की बात की जा रही है कि जो वाराणसी नगरी है वो भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल रहा है, ये बात याद रखिएगा। फिर आगे दे रहा है कि इतवाम पश्य दिया है, क्या दिया है, वाम पश्य है भाई, इसलिए लिए रहते हम पेपर। वाम पश्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसृता है, क्या दिया है, सर्वत्र प्रसृता है, मतलब क्या दिया है कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश क्या होता है, प्रत्येक जगह क्या होता है, आलोकित होता है। क्या होता है, आलोकित होता है, यानी फैलता है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का जो प्रकाश होता है हर जगह फैलता है। फिर आगे दिया है, यहां हमने छोड़ दिया है, फिर आगे दिया है, क्या दिया है, जब आप पुस्तक देखेंगे तो पुस्तक में दिया रहेगा अध्ययनम अकरोत दिया है, क्या दिया, अध्ययनम अकरोत। तो आगे दिया है मुगल युवराजा दाराशिको अत्र भार, और लास्ट में दिया है क्या, अकरो अध्ययनम अकरोत, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि मुगल युवराज दाराशिको यहां आकर के क्या किया, भारतीय शास्त्रों का क्या किया था, उन्होंने अध्ययन किया था। तो ये आपका वाराणसी चैप्टर से दिया हुआ है, ये बढ़िया से समझ लीजिए और इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः मीन्स सभी लोग सुखी हो, सभी लोग रोग मुक्त हो, सभी क्या हो, सभी का जीवन मंगलकारी हो, और किसी के जीवन में दुख का कोई भी अंश ना हो। क्या है, दुख का कोई भी अंश ना हो। और ये चैप्टर जो दिया गया है ये भारतीय संस्कृति से दिया गया है। क्या किससे दिया गया है, भारतीय संस्कृति से है, भारतीय संस्कृति से दिया है, भारतीय संस्कृति से, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, भारतीय संस्कृति से दिया गया है ये पाठ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ये दिया है वाराणसी से। पहला जो दिया है, जो ये गद्य है, ये है वाराणसी से, और दूसरा जो दिया गया है ये किससे दिया गया, भारतीय संस्कृति से। इसका मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, और किसी का के अंदर कोई रोग ना हो,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी के जीवन मंगलकारी हो और किसी के जीवन में दुख का कोई भी अंश न हो। तो आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे बहुत है लेकिन आप लोगों में मुक्ति दूत चलता है, तो दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, या तो ये कीजिए, एक ही करना है। दूसरा दिया हो, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। मतलब चतुर्थ सर्ग का कहानी लिखना, कथानक लिखना है। मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, यानी मुक्ति दूत का जो कथानक लिखना है चतुर्थ सर्ग का, वो अपने शब्दों में लिखना है। तो ये दो प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब जीवन परिचय लिखना और उनकी कुछ प्रमुख रचना लिखना है। दिया है 3 ऑप्शन। पहला दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद और तीसरा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नोट कर लीजिए, क्योंकि ये लिखवाया नहीं जा सकता, हम केवल प्रश्नों को लिखवा दे रहे हैं। हमने बहुविकल्पीय और जहां तक हो सका लिख करके हमने बता दिया। अब ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया है, ये तो गद्य का हो गया। अब पद्य में देख लेते हैं। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब कवि है, पहला दिया है सूरदास, दूसरा दिया है तुलसीदास और तीसरा दिया है रामनरेश त्रिपाठी। शायद ये मैंने पिछले वाले में भी हमने बताया था, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये महत्वपूर्ण है, सूरदास, तुलसीदास और रामनरेश त्रिपाठी। तो ये आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़िए और नोट कर लीजिए। ये सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। हमने बहुविकल्पीय प्रश्न भी करवाया, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हमने थोड़ा बहुत बता दिया, और आपको मतलब बहुत सारे प्रश्न हमने बताए, ये आप नोट कर लीजिए। हमने संस्कृत के कुछ प्रश्न नहीं करवाए हैं और हमने निबंध इस मॉडल पेपर में नहीं दिया था। तो आप जो है अच्छे से पढ़िए और खूब शेयर करते रहिए। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी, पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी से हमारे चैनल पर चल रहा है, तो आप मेहनत से पढ़िए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।